नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। चलो करते हैं यार, डायग्राम नहीं मिटाना चाहिए था। चलो फिर से वही टार्क वाला डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज द पार्टिकल एट आर एट एन एंगल थीटा। ये हमारे पास एफ वेक्टर एट एन एंगल बीटा, दिस इज एफ कॉस बीटा एंड दिस इज एफ साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद यही था ना, ऐसा बीटा माइनस थीटा दैट इक्वल्स टू फाइव। पार्टिकल यहाँ पर था, इस पर फोर्स लग रही थी, है ना, यहाँ पे निकल गया था वो क्यू पे, और ये एंगल कितना था? डी थीटा। अरे जिसको नहीं समझ आ रहा है ये डायग्राम के बारे में, तो वो जाके पिछला क्वेश्चन देख ले, टॉर्क। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। ठीक है, टॉर्क वाला देख ले, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, है ना। तो ये अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड इट इज गिवन बाय आर पी साइन फाई। What is P? P is linear momentum. What is R? Radius and sine phi. Phi is the angle between R and P. R and F. Okay. अभी हमने पढ़ा था फोर्स। देखो फोर्स किसके बराबर होता है, ये हमें निकालना है। फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एफ ऑफ वाई कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यही होगा। ठीक है, अच्छा पीछे हमने क्या था? टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना निकला था? एक्स एफ ऑफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स, यही निकला था ना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अगर मैं इसका वैल्यू डाल देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? डी पी एक्स बटे में डी टी। अरे ना, ये वाई है, एफ ऑफ वाई है भाई, डी पी वाई बटे में डी टी, वाई डी पी एक्स बटे में डी टी। ठीक है, अच्छा टॉर्क किसके बराबर होता है? देखो फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ एक सेकेंड यार, मैं कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? डस्टर उल्टा तो नहीं हुआ? उल्टा किया हो, सीधा कर लेंगे इसको। फोर्स किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियर मोशन में, लेकिन एंगुलर मोशन में टॉर्क है और वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो टाउ का वैल्यू कितना है? डी एल बटे में डी टी इक्वल्स टू एक्स। अरे भाई डी बाई डी टी कॉमन कर दूं मैं बाहर, अंदर क्या रहेगा? एक्स पी एफ वाई माइनस वाई पी एफ एक्स। तो डी बाई डी टी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ एल। तो डी बाई डी टी खत्म, तो एल कितना हुआ सर? एक्स पी एफ वाई माइनस वाई पी एफ एक्स। अरे पी एफ, हाँ ठीक है, पी एफ एक्स। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू हमने निकाला था, है ना, ये निकला था वाई का वैल्यू और ये निकला था एक्स कितना था? आर कास थीटा और ये था आर साइन थीटा। ठीक है, तो डाल दो एक्स और वाई का वैल्यू, और भाई साथ में पी एफ एक्स और पी एफ वाई। अगर फोर्स इस दिशा में लग रही है तो इसी दिशा में क्या लगेगा? मोमेंटम भी लगेगा। और ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ वाई है, तो इसी दिशा में पी एफ वाई भी होगा ना, वो कितना होगा? पी साइन बीटा। और एफ ऑफ एक्स ये है तो इसी दिशा में मोमेंटम भी होगा, पी कॉस बीटा, है ना। मुझे वो डायग्राम नहीं बताना चाहिए था, आई एम सॉरी अबाउट। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को डायग्राम नहीं समझ में आ रहा तो पिछला क्वेश्चन देख लेना, टॉर्क बहुत सही से डायग्राम बनाया है। तो एक्स का वैल्यू डाल दो भैया, एक्स का वैल्यू कितना है बच्चे?
आर कॉस थीटा, और ये कितना है पी साइन बीटा, माइनस आर साइन थीटा और पी साइन, अरे पी कॉस बीटा। भाई आर और पी कॉमन कर दो बाहर, अंदर क्या बचेगा साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन थीटा हुई। तो ये बनेगा आर पी साइन बीटा माइनस, और ये हमारे पास कितना है आर पी साइन फाइव के बराबर है। दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट, अगर इसको, अरे भाई एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर किसके बराबर होगा, एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, ये होगा एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और भैया अगर आप साइन फाइव का वैल्यू निकालना चाहते तो ये हमने डी रखा था, तो साइन फाइव किसके बराबर आया था, डी बटे में आर आया था, तो डाल दो वैल्यू। अगर यहाँ पे डालना चाहते हो तो एल कितना आएगा आर पी साइन, साइन अरे साइन नहीं आएगा, फिर साइन फाइव का वैल्यू डी बटे में आर, ये खत्म, तो एल इज इक्वल टू पी इंटू डी। ठीक है, व्हाट इज डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, क्लियर। ठीक है, ये है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब चलते हैं हम अपने बहुत मजेदार क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी तो आपने पढ़ा था, रिजिड बॉडी क्या होता है अंतरिक्ष, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी, ये क्लियर है ना यहाँ तक भाई। इसी के बेसिस हमने पिछला क्वेश्चन में किया, टार्क वाला, है ना। ओके, सिमिलर क्वेश्चंस है दोनों सेम। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होता है बताओ, कौन बताएगा मेरे को, नेहा। बच्चे रिजिड बॉडी क्या होता है, फोर्स भी लगाए उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता। ठीक है, और कोई, और कोई, फोर्स लगाने तो उसके अंदर जो पार्टिकल है सेम डिस्टेंस का होगा। यस, एक रिजिड बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स है उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। ठीक है, दैट इज रिजिड बॉडी। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। Now the next portion is equilibrium of rigid body, rigid body का इक्विलिब्रियम। अब सर इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है तो मुझे ये बताओ कि रिजिड बॉडी के मोशन कितने होते हैं, कितने प्रकार के मोशन, कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। यस, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हमारे पास दो मोशन कंस्टिट्यूट करती है एक रिजिड बॉडी, और कई बार ये दोनों मोशन एक साथ करती है ना, जैसे टायर ऑन रोड। कौन कौन सा मोशन है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशन भी है। ठीक है, तो भाई जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो देखो, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन के लिए, मोशन है तो रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन है भैया, फोर्स। मोशन है तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स है। तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए कौन सा फोर्स होगा और रोटेशनल मोशन के लिए कौन सा फोर्स होगा। ट्रांसलेशन मोशन के लिए सीधा सीधा सिंपल सा फोर्स होगा। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, एफ, क्या होगा, एफ। और दूसरा रोटेशनल मोशन के लिए अभी पढ़ा हमने, टॉर्क। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है सर, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये फोर्स जो है वो क्या है, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो, टोटल फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी इक्वल्स टू जीरो। कोई भी एक रिजिड बॉडी मेरे पास है ना, तो इस पर जो भी फोर्स लग रही है, जितनी भी फोर्स लग रही है, ऐसा 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 कैसा लग रहा है कोई पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन इस सब फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो होगा। तभी तो ट्रांसलेशन बॉडी का मोशन जीरो होगा ना, तभी तो वो इक्विलिब्रियम होगी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसलेशन मोशन स्टेट्स दैट
Translation motion states that the total sum of the algebraic sum of या vector sum of all the forces is zero. Algebraic नहीं होगा, vector होगा, f vector. Sorry, algebraic नहीं होगा. ठीक है. अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में क्या आता है कि भाई टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी, टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी, विच बॉडी? रिजिड बॉडी, टाउ ऑफ आई इक्वल्स टू 0. ये चीज बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है. यस, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ना, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, है ना. तब ये किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है. रिजिड बॉडी पर अगर टोटल टॉर्क हमारे पास 0 है और टोटल हमारे पास जो है फोर्स भी 0 है, तभी तो बॉडीज हमारे पास किस में होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. यस, एग्जैक्टली. ये हमारे पास कहता है कौन? रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम. थोड़ा सा और बढ़े आगे, थोड़ा सा आगे. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, जिसमें हम कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मैं इस चीज को पकड़ता हूं, यहाँ पे रोटेशनल मोशन का पकड़ते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये चीज देखना भाई, ये चीज देखो. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. ओके, देखो क्या है एंगुलर मोमेंटम. टॉर्क किसके बराबर है सर? टाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ. अरे भाई डीपी नहीं भैया, डीएल वेक्टर बटे में डीटी. फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और टॉर्क क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बट एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर मोमेंटम. फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बट लीनियर मोमेंटम, है ना. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. कहता है भाई अगर इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. कितना है भाई? 0 है. विच इंप्लाइज dl वेक्टर बटे में dt इज इक्वल टू 0. या कांस्टेंट कितना होगा? कांस्टेंट होगा. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट. इसका मतलब जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर होता है भाई? देखो लीनियर मोशन में मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी. और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल होता है आई ओमेगा. अब ये नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या है भाई? ध्यान देना. जो अरे इधर सुनो भाई, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में करता है. इस चीज का ध्यान देना. जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है. कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. कभी चलते हुए टायर को रोका हाथ से, वहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील होता है. हाथ में लगती है ना, तो हाथ में क्यों लगती है? वो घूम रहा है, तो घूमते हुए उसको जब रोको तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोक रहे हो. पत्थर गिर रहा है तो पत्थर गिर रहा है उसको रोक रहे हो, तो कौन सा? लीनियर मोमेंटम को रोक रहे हो. ठीक है. दैट इज द मेन डिफरेंस. अच्छा भैया, ये आई किसके बराबर होता है? आई होता है सर मास इनटू रेडियस. हर एक पार्टिकल्स का सिग्मा एम आई इंटू आर आई, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 अप टू एन एम ऑफ आई आर ऑफ आई. चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं. ये है क्या भाई? देखो ये मेरे पास कोई एक बॉडी है और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है. पार्टिकल पहला यहां पर है, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? r1 एंड दिस इज मास m1. सेकेंड पार्टिकल यहां पर है r2 डिस्टेंस पर, m2 इसका वो जो है मास है, m3 r3. तो इन सब का सम जो होगा वही क्या होगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज m इंटू r, m इंटू r.
ठीक है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा है, कैसा है भाई, कैसा है, हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो डीएल बटे में dt क्या है सर, कांस्टेंट है। डीएल बटे में dt क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या सर, विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा, या फिर चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 0, या फिर कांस्टेंट मान के चलो, विच इंप्लाइज L इक्वल्स टू कांस्टेंट। L हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखना, दिमाग खराब करने वाले एग्जांपल आएंगे अभी, इसके जब हम एग्जांपल्स लेंगे ना, वो चीज देखना। तो L हमारे पास क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L, सो L इक्वल्स टू I ओमेगा which is equals to constant. Substitute the value of I, then L equals to I का वैल्यू कितना है भैया, m into r, मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई मास भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो L बटे में m is equals to r ओमेगा। सपोज दैट दिस इज समथिंग कांस्टेंट के r ओमेगा। इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, अगर मैं r को निकालूं या ओमेगा को निकालूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू k बटे में r ना। रेडियस चेंज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस बढ़ा तो ओमेगा घट जाएगा, अगर ओमेगा बढ़ा इसका मतलब रेडियस घटा होगा। एंगुलर वेलोसिटी, यस, एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बैली डांसर को डांस करते हुए देखा, जब वो हाथ ऐसे फोल्ड करती है तो तेज तेज घूमती है, जैसे उसको रुकना होता है तो हाथ खोल देती है। डांसिंग कंपटीशन कौन कौन देखता है, इंडियन आइडल वगैरह कौन कौन देखता है, डांसिंग, सनराइजर, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो जब वो हमारे पास क्या करते हैं, ये शायद हमारे पास मैंने कुछ देखा था, ठीक है। तो जब इसका एप्लीकेशन क्या है ना, जब हमारे पास मैक्सिमम ओमेगा चाहिए तब हमारे पास रेडियस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और जब हमारे पास अरे डाइवर को देखा, डाइवर को, कौन सा, स्विमर को, स्विमिंग वाला डाइवर जब जंप करता है ना तो बीच में फ्लिप करता है ना, रोटेट करता है वो बीच में। और ध्यान दो, ध्यान से देखना, कभी भी अगर जब आप टीवी देखोगे, कभी भी ऐसा डाइवर को देखोगे तो उसमें ध्यान देना, जब भी वो ऊपर से जंप कर रहा है तो वो उतना घूमता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को फोल्ड करता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है, फ्लिप करना शुरू करता है। और फिर जैसे ही वो नीचे पानी के पास आता है तो फिर से अपने हाथ खोल देता है। हुआ क्या, जब उसने जंप किया, अपने आप को फोल्ड किया, अपने आप को क्या किया, फोल्ड किया, तो रेडियस घट गया कि नहीं, रेडियस घट गया ना। तो रेडियस घट गया तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगा, है ना। और फिर जैसे ही उसको पानी के अंदर एंटर करना होता है तो वो अपने आप को खोल देता है, तो रेडियस बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा, तो इजीली अंदर की तरफ डाइव कर लेता है। ठीक है, और दूसरा बैली डांसर वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। जिम कौन कौन जाता है आप लोगों में, जिम कौन कौन जाता है, तू जाता था ना, है ना। जिम जब जाते हो ना, वहां पे एक चीज होती है जहां पे आप ये बैली फैट के लिए ना ऐसे उसको पकड़ के ऐसे करते हो, रोटेट करते हैं, वो बीच में क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है ना, ठीक है। या फिर जो डॉक्टर के पास टूल होता है वो भी घूमता है, जिसपे आप बैठते हो, तो उल्टी थाली होती हो, है ना, आप उस पर बैठो और दोस्त को बोलो भाई घुमाओ मुझे। जब आप उसको घुमाओगे ना, दोस्त आपको घुमाएगा, फिर बोलना हट। तो आप जब उस पर हाथ खोलोगे तो आपका मोशन कम हो जाएगा, और जब आप अपने हाथ ऐसे फोल्ड करोगे आप तेज तेज घूमना शुरू कर दोगे।
ऐसा क्यों? बिकॉज ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे आपने हाथ खोले तो रेडियस बढ़ गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन हाथ बंद कर दिए तो बढ़ जाएगा। करके देख लेना एक बार, और भाई मेरे लिए रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? मैं शॉर्ट डाल दूंगा इसका, ठीक है? बच्चे ओमेगा के साथ खेल रहे हैं, ठीक है? ओके, सो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक चीज और देखो, टार्क कंजर्व हो गया। अगर टार्क 0 है तो अब मजदूरों वाली साइंस बताते हैं, है ना? कौन सी साइंस? कौन कौन बनेगा मजदूर? हाँ, सुजल बनेगा? नहीं। तू बनेगा? बनेगा? नहीं। तनु बनना मजदूर? देखो, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने इस चीज को किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। क्या होता है ना, फाल्कन वाला मैकेनिकल लिफ्ट कैसे मिलती है, और इसी चीज पे चलो भाई आज आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। गाड़ी कैसे काम करती है, गाड़ी का इंजन कैसे, गियर बॉक्स होता है ना, गियर बॉक्स कैसे काम करता है, मजदूर कैसे काम करता है, उसी के ऊपर काम करता है। देख लो एक्चुअल में होता क्या है। पहले मजदूर वाली साइंस बताए, है ना? देखो, अरे देखो भाई, देखो देखो, ये मेरे पास एक लीवर है, ये मेरे पास क्या है? लीवर है, और मैंने इसको यहाँ पे फैल्कन लगाया हुआ है। फैल्कन क्या होता है? कुछ भी सपोर्ट, जैसे शीशा है और बीच में उसको सपोर्ट है, ठीक है? अब क्या है कि अगर मैं इसका टाउ कांस्टेंट कर दूं, यहां से यहां तक है लेंथ L1, मतलब रेडियस R1। चलो, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से रोटेट कर रहा है ना, और यहां से यहां तक है इसका रोटेशन R2। फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स यहां पर F1 नीचे की तरफ, एक फोर्स यहां पर F2 नीचे की तरफ, ठीक है? टॉर्क कितना होगा सर? टाउ 1 की अगर बात करूं तो दैट विल बी R1 F1। ये कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? और ये कितनी होगी सर? टाउ 2 कितनी होगी? F2 R2 क्लॉकवाइज, ठीक है? लेकिन टाउ क्या है? कांस्टेंट है भाई। अगर टाउ कांस्टेंट है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 हमारे पास कितना है? इसका मतलब टाउ 1 इज इक्वल टू माइनस टाउ 2 के बराबर है ना, ठीक है? क्लियर? तो भाई ये और ये टाउ बराबर है, तो देखो हुआ क्या? हुआ सर यूं कि R1 F1 इज इक्वल टू माइनस R2 F2, R2 F2 when torque is constant, angular momentum is conserved, angular momentum is conserved, है ना? अब देखो भाई, अब मैकेनिकल एडवांटेज कैसे मिलता है यहाँ पे? देखो, अरे भैया कहता है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक वेक्टर बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। सपोज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट है 100, कितना है? 100 है, और मैं इस R1 को लेता हूं 5, ये R2 को लेते हैं, मैं मान के चलो कि भाई 10 ले लेता हूं। R2 को कितना लिया? 10 ले लिया, तो F2 कितना होना चाहिए ताकि 100 हो जाए? 10, 10 10 100। यहां पे F1 कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पर मैं भाई 10 का फोर्स लगाने के साथ 20 की फोर्स यहां पर जनरेट कर सकता हूं, 20 की फोर्स जनरेट कर सकता हूं, है ना? और दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको नीचे दबाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। भाई क्या हो रहा है? कोई कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। अगर एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखा है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं उसको 10 न्यूटन की फोर्स लगाने से उसको इजिली उठा सकता हूँ, ठीक है? अब चलो मजदूरों वाली साइंस पे चलते हैं। एक पत्थर है यहाँ पे, बहुत बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को उठाना, और इस पत्थर का मास है मान के चलो कि 100 kg है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा वेट? वेट कितना हो जाएगा? अरे वेट कितना हो जाएगा?
लॉज ऑफ मोशन खत्म कर लिया भाई है। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। कितना होता है? mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन ही वेट होता है ना, तो कितना होगा ये 10 into 100, तो दैट विल बी 1000 न्यूटन के बराबर। कितना होगा? 1000 न्यूटन के बराबर। अब मजदूर क्या करते हैं ना भैया, ये जो सेंटर है ना इसका, फैल्कन जिसको हम बोलते हैं, इस फैल्कन को बिल्कुल यहाँ पे लगाया जाता है, बिल्कुल नजदीक पत्थर के, और जो आयरन की रॉड होती है उसको ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, इस फैल्कन से इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब रेडियस होता है, इस रेडियस को बहुत कम किया जाता है। मान के चलो कि वो है 0.1 मीटर। कितना? 0.1 मीटर। और पीछे जो बचा वो कितना बचा भाई? मान के चलो कि 10 मीटर के बराबर बचा। अब इसको उठाने के लिए मेरे को कितनी फोर्स चाहिए भाई? 1000 न्यूटन के बराबर फोर्स चाहिए। तो कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे? मतलब 1000 न्यूटन के बराबर फोर्स है, तो ये 1000 कब होगा? 0.1 मीटर ये रेडियस है इंटू एफ इज इक्वल टू 1000। तो बताओ एफ का वैल्यू कितना आया? एफ का वैल्यू कितना आया? 1/100 है ना, ये कितना हो जाएगा? 1/10 है ना, तो 1 2 3 है ना, तो ये उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? एफ कितना आ जाएगा? 10,000। मतलब इसको उठाने के लिए मेरे को कितना चाहिए? 10,000 का फोर्स चाहिए। ठीक है, इस तरफ कितना फोर्स जनरेट करना है मेरे को? यहाँ पे 10,000 का फोर्स जनरेट करना है। या अरे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई कहीं पे? अगर वेट इसका 1000 के बराबर है, फोर्स इतना है, चुप 8 सेकेंड यार, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। मेरे को टोटल फोर्स इतनी चाहिए ना। दया कुछ तो गड़बड़ है, पता कीजिए, पता कीजिए दया, पता कीजिए। क्या पता कीजिए भाई, क्या गड़बड़ है? अच्छा, अगर मैं आर को इतना ले रहा हूं तो फोर्स कितना जनरेट करना होगा? 10,000 के बराबर, 1000 के बराबर। हाँ, आर कितना है मेरे पास? देखो देखो भाई, आर कितना है? 0.1। और इसको उठाने के लिए मेरे को फोर्स कितना चाहिए यहाँ पे? 1000। इसके न्यूटन इसके उसके बराबर चाहिए ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इट विल बिकम इज इक्वल टू ये, इट विल बिकम इज इक्वल टू 100। तो टाउ कितना होना चाहिए? टाउ है ना, टाउ कितना होना चाहिए? 100। तो इस तरफ अगर 10 मीटर का है डिस्टेंस, तो टाउ कितना है यहाँ पर? 100 है, और वो किसके बराबर है? आर इंटू एफ के बराबर है। आर कितना है यहाँ पे? 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, देन इट विल बिकम इज इक्वल टू 100। सो भाई इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से मैं इस तरफ कितनी फोर्स जनरेट कर सकता हूँ? 1000 न्यूटन के बराबर फोर्स जनरेट कर सकता हूँ। और ये जो फैल्कन है ना, ये जितना ज्यादा नजदीक होगा उतनी ज्यादा फोर्स ये क्या करेगा? जनरेट करेगा। एक चीज का और ध्यान दो, इस तरफ रेडियस कितना है? बहुत कम। और इस तरफ रेडियस कितना है? बहुत ज्यादा। लेकिन टॉर्क है फिक्स। यहां पर भी 100 न्यूटन मीटर के बराबर है, यहां पर भी कितनी है? 100 न्यूटन मीटर के बराबर है। ध्यान दीजिए। अब हम यहीं से चलते हैं किसके ऊपर? गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है। देखो, जब भी आप गाड़ी को चलाते हो, आपने देखा होगा स्पेसिफिकेशन इंजन की, स्पेसिफिकेशन देखा होगा इंजन की। बाइक की 100 Nm की टॉर्क जनरेट करता है, BMW का बाइक है ना, टॉर्क लिखा होता है उस पे। मतलब वो टॉर्क जो जनरेट करता है ना इंजन, वो फिक्स करता है।
टार्क क्या करता है, जनरेट फिक्स करता है। मतलब मान के चलो कि 100 न्यूटन मीटर का एक टॉर्क जनरेट कर रहा है कोई एक इंजन है, ठीक है। जब हम अच्छा तो इंजन से बाहर जो क्रैंक शाफ्ट आएगा या जो गियर आएगा, ठीक है, इंजन के बाहर का जो गियर आएगा उसका जो रेडियस है वो मान के चलो इतना है आर, और ये फिक्स टार्क जनरेट कर रहा है। कितनी जनरेट कर रहा है टार्क, 100 न्यूटन मीटर के बराबर ये टार्क जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये आर कितना है, चलो भाई आर को मान लेते हैं भाई, चलो फिर से 10 मीटर ले लेते हैं। इतना 10 मीटर तो नहीं होगा लेकिन 10 सेंटीमीटर के बराबर कर लेते हैं। छोटा सा बाइक का इंजन है ना, 10 सेंटीमीटर, मतलब बाइक का इंजन जो है वो कितना जनरेट कर रहा है टॉर्क, 10 सेंटीमीटर के बराबर जनरेट कर रहा है। ये उसका गियर है। गियर बताना क्या होता है, गरारी, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये तो कितना जनरेट कर रहा है, 100 न्यूटन का, टार्क तो फिक्स रहेगा। फोर्स कितनी होगी यहाँ पे, एफ कितनी होगी इस फेस पे, इसकी फोर्स कितनी होगी, लीनियर फोर्स की अगर हम बात करें तो भाई एफ कितना होगा, टार्क बटे में रेडियस, तो वो कितना होगा 100 बटे में 10, ये कितना है 10 न्यूटन। फोर्स कितना जनरेट कर रहा है, 10 न्यूटन। हाँ चलो मीटर में रख लो भाई, लो ठीक है, 10 न्यूटन का। मैं सिर्फ समझाना है, पर्पज समझाने का है। कितना जनरेट कर रहा है इंजन टार्क, फोर्स कितनी जनरेट कर रहा है, 10 न्यूटन। आपको बाइक चलानी है, 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे हैं, आपको फोर्स चाहिए कितनी, 50 न्यूटन की। कितनी फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन की। तो भाई इस तरफ जो गियर बॉक्स होता है ना, इस तरफ जो गियर होता है, इस तरफ जो गियर होता है उसका रेडियस बहुत कम होगा। मान के चलो कि आपको यहाँ पे फोर्स कितनी जनरेट करनी है, 50 न्यूटन की, है ना। टॉर्क है फिक्स 100 न्यूटन मीटर, तो बताओ इसका रेडियस कितना होगा। देन आर विल बिकम इक्वल्स टू 100 बटे में 50, तो ये हो जाएगा कितना, 2 मीटर के बराबर। तो ये दूसरा जो गरारी लगता है ना, यहाँ पे गरारी है गियर बॉक्स, गियर जो हम कहते हैं, वो कितना लगता है, छोटा लगता है हमेशा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो सेंटर में पॉइंट है, ये पॉइंट एक्ट करता है एज अ फैल्कन। तो फर्स्ट गियर में हमेशा ध्यान दो, जब भी आपको मतलब कहीं चढ़ाई चढ़नी है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन और ऊपर की तरफ गाड़ी लगाना है, तो आप हमेशा क्या करते हो, पहले गियर में चढ़ाते हो। क्यों, क्योंकि पहले गियर में फोर्स ज्यादा लगता है, उसको चलाने के लिए फोर्स ज्यादा। लेकिन फोर्स लाएंगे कहां से, फोर्स लाएंगे कहां से, टार्क तो इंजन वही जनरेट कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं। गियर शिफ्ट करने का मतलब यहाँ पे इसको स्विच कर देते हैं, ये जो गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स के अंदर एक गियर को शिफ्ट कर लेते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, अब गाड़ी ने मोमेंटम पकड़ लिया है, तो अब आपको क्या करना, अब उसको रनिंग स्पीड ज्यादा चाहिए लेकिन फोर्स थोड़ा थोड़ा सा ही चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सेकंड गियर लगा देते हैं। फिर यही लेकिन फोर्स कम चाहिए, तो क्या मैं रेडियस को बढ़ा सकता हूं, है ना। अगर फोर्स कम चाहिए तो रेडियस को बढ़ा सकता हूं ना। मूव करने के लिए मेरे को कितनी चाहिए थी, 50 न्यूटन की। अब उसको सिर्फ चलाना है, तो चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कम फोर्स चाहिए। तो कम फोर्स चाहिए तो मुझे गियर चढ़ाना होगा। जब मैं गियर चढ़ाता हूं तो एक्चुअल में होता क्या इंजन के अंदर, कि यही गरारी थोड़ा सा बड़ा लग जाता है सेकंड गियर का। फिर थर्ड गियर में इसका थोड़ा सा बड़ा लग जाता है, फोर्थ गियर में इसका थोड़ा सा बड़ा, फिफ्थ में और बड़ा, ठीक है। और जब मैक्सिमम स्पीड आपको चाहिए तो फिर सीधा ये टॉर्क जो फिफ्थ गियर और ये जो है वो लगभग बराबर ही होता है। और जितना बड़ा ऊपर चलते जाओगे तो गियर बढ़ाते जाओगे तो उतना इसका साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फोर्स कम होती जाएगी, रनिंग स्पीड ज्यादा होती जाएगी, लेकिन फोर्स कम। इसलिए 5वें गियर में अगर आप कभी गाड़ी मार्च करती है, 5वें गियर में गाड़ी मार्च करती है, नहीं करती। क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स कम होती है सर। उसमें क्या होता है, फोर्स कम होती है, ठीक है। तो ये साइंस है किसकी, मैकेनिक्स की। मैकेनिक अगर आपको बनना है ऑटो गैरेज में तो, ठीक है। चलो ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बंद करते हैं, विराम देते हैं, नेहा बोर हो गई है।